हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत कल की वीडियो में हम लोग ने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान कब अपनाया गया, तिरंगा कब अपनाया गया, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, कितने भाग हैं और भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, कौन सा पार्ट किस देश से लिया गया है इसके बारे में हम लोगों ने कल की वीडियो में बात किया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो उस वीडियो को आप एंड स्क्रीन पर यहाँ से वॉच कर सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग टॉप 100 जो अनुच्छेद है, जो आपकी पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए अनुच्छेद हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है, भारत राज्यों का एक संघ है, ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में संसद को संघ में किसी नए राज्य का गठन करने, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन करने और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार होगा, ऐसा अनुच्छेद 2 में बताया गया है। संसद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद किससे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें अनुच्छेद 361 अपवाद है। तो अनुच्छेद 361 क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई कर देते हैं तो उनको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने पद का त्याग नहीं कर देते हैं, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 14 का अपवाद क्या है, अनुच्छेद 361 ये अपवाद है। अनुच्छेद 16(4), तो आरक्षण का प्रावधान किस में बताया गया है, अनुच्छेद 16(4) में बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि आरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 16(4) में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है, ये आपका परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18(1) में भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया है। तो आपसे पूछ सकता है भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जो होते हैं उसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्टार्ट किया गया, तो अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत स्टार्ट किया गया। अनुच्छेद 19(a) में क्या बताया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता किस में बताई गई है, अनुच्छेद 19(a) में बताई गई है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह भी अनुच्छेद 19(a) में बताई गई है। सूचना का अधिकार 2005 में इसको जोड़ा गया है, किस में जोड़ा गया, अनुच्छेद 19(a) में जोड़ा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 21(a) में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ऐसा अनुच्छेद 22 में बताया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को खान कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, अनुच्छेद 24 में बताया गया है। बलात् श्रम के बारे में जानकारी अनुच्छेद 23 में दी गई है। बलात् श्रम का मतलब होता है कि जबरदस्ती बलपूर्वक श्रम या कार्य कराना, ये बलात् श्रम होता है और इसको अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, ये पहले था अब इसको हटा दिया गया, अब इसको अनुच्छेद 300(a) में कर दिया गया है, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको अनुच्छेद 300(a) में रख दिया गया है। पहले यह मूल अधिकार था, अब क्या हो गया है, अब यह कानूनी अधिकार हो गया है। आपसे पूछा जा सकता है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो अब यह कानूनी अधिकार हो गया है, पहले यह मूल अधिकार था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में बताया गया है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत
यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप अपने मुकदमे को हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हाई कोर्ट में अगर मुकदमा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में आप ले जा सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में बताया गया है। अनुच्छेद 39D में महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन ये दिया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 39D में बताया गया। तो आपसे पूछ सकता है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो अनुच्छेद 39D में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता यानी कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी दी गई है। चर्चा में है वर्तमान समय में UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। लेकिन UCC विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, उत्तराखंड बन गया है। दोनों आपको याद रखना है। ये चर्चा में है, अभी हाल ही में उत्तराखंड ने UCC विधेयक अपने यहाँ पारित किया है, तो इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। ये इंपॉर्टेंट है पूरा आपका, इसलिए इसको आपको पूरा याद रखना है। तो 48 किसके बारे में, कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दिया गया है। अनुच्छेद 48A इसमें पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा राज्य का कर्तव्य है, ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक इमारत या भवनों की रक्षा ये राज्य का दायित्व है, ऐसा किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 49 में बताया गया। 48A में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया कि राज्य का दायित्व है। और 49 में राष्ट्रीय इमारत, स्मारक और भवनों की रक्षा राज्य का दायित्व ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अनुच्छेद 51 का आप सभी जानते हैं मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई है। तो इससे आपका यहाँ से परीक्षा एक हुई थी BEO 2020 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। मौलिक कर्तव्य के अंदर से आपका प्रश्न पूछा गया था। तो अनुच्छेद 51 का छा, अनुच्छेद 51 का और छा, इसमें क्या बताया गया है, तो प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, ये इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 51 का और जा, इसमें क्या बताया गया है, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, ये इसमें बताया गया है। चूंकि परीक्षा में पूछा गया इसलिए हमने आपको यहाँ पे बता दिया। 51 गा में क्या बताया गया है, तो 51 गा में अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये 51 गा में बताया गया है। और 51 का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य इस समय आपके पास हैं, इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया। तो 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, अनुच्छेद 53 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के बारे में जानकारी 52 से लेके 61 के बीच में दी गई है। आइए नेक्स्ट अनुच्छेद को डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा, ऐसा किसमें बताया गया है, 55 में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा, अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा इसके बारे में जानकारी दी गई, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाएगा इसके बारे में जानकारी अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 65 में कहा गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में बताया गया है। अनुच्छेद 67 खा में उपराष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। इनका निर्वाचन जो होगा, इनका निर्वाचन भी निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होगा और राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होगा, दोनों आपको नोट करना है। 67 खा में बताया गया उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान के बारे में बताया गया है और राज्यपाल द्वारा क्षमादान अनुच्छेद 161 में बताया गया है। अनुच्छेद 75A में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
और अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। तो शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को? राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो वह भी राष्ट्रपति को ही दे सकता है। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में जानकारी दी गई है। 80 में राज्यसभा के बारे में और 81 में लोकसभा के बारे में जानकारी दी गई है। तो सरला ये आपका ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे? तो सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। 79, 80, 81। तो 79 में क्या है? संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। सरला ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये संघ की कार्यपालिका में शामिल रहते हैं। अनुच्छेद 81 में क्या कहा गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 81 में बताया गया है। अनुच्छेद 101 में क्या बताया गया है? 101 में क्या बताया गया है? लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर यानी कि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके पास वोट डालने का अधिकार होगा। वैसे वोट नहीं डाल सकता, लेकिन अगर टाई की स्थिति आती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट डाल सकता है, उसके पास अधिकार होता है। अनुच्छेद 101 के अंतर्गत। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाए जाने के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक पारित करने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक शब्द का उल्लेख, धन विधेयक शब्द अगर पूछता है तो अनुच्छेद 110 में, और धन विधेयक के बारे में जानकारी अनुच्छेद 109 में दी गई है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर के बारे में जानकारी दी गई, यानी कि कोई भी विधेयक है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह पारित होता है। तो अगर राष्ट्रपति उसको चाहे तो पारित कर सकता है, अगर चाहे तो ना पारित करे, तो वो क्या कहलाता है? वो वीटो पावर कहलाता है। तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका मतलब प्रावधान किया गया है। आपका ये बजट का प्रावधान संविधान में कहीं पर नहीं, यानी कि बजट शब्द संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। बजट के स्थान पर क्या उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान अनुच्छेद 112 में किया गया है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में जानकारी दी गई है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 118(4) या इसको 4 के स्थान पे डी भी लिखा रह सकता है आपको। तो अनुच्छेद 118(4) ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ऐसा अनुच्छेद 118(डी) में, अनुच्छेद 118(4) में लिखा गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी कर सकता है? तो 213 के अंतर्गत। दोनों आपको यहीं पर देख लेना है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है, और हाई कोर्ट के बारे में जानकारी अनुच्छेद 214 में दी गई है। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट, 214 में हाई कोर्ट। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 33 वर्तमान समय में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको याद रखना, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक या CAG इनके नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 149 में CAG के कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, यह अनुच्छेद 155 में बताया गया। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। राज्यपाल के कार्यकाल कितना होगा? अनुच्छेद 156 में बताया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र के माध्यम से त्यागपत्र दे सकता है, तो ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 156(2) में बताया गया है कि पत्र के माध्यम से अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 159 में क्या बताया गया है? राज्यपाल को शपथ, यानी कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाएगा? ये अनुच्छेद 159 में बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाई कोर्ट हो जाएगा। तो
तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाते हैं? राज्यपाल को। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो किसको शपथ दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दोनों आपको याद रखना है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 ये उच्च न्यायालय के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में जानकारी दी गई। दोनों आपको याद रखना है। हाई कोर्ट के बारे में जानकारी 214 में दी गई है और हाई कोर्ट के गठन के बारे में जानकारी 216 में दी गई है। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 231 में बताया गया है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। ये अनुच्छेद 249 में बताया गया है। तो संसद के पास राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति होती है, अनुच्छेद 249 में बताया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राष्ट्रीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय के बारे में जानकारी किसमें दी गई है? अनुच्छेद 262 में दी गई है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अनुच्छेद 276 2 में राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य की विधानमंडल, जो किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी होगा, ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 276 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 243 इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, ये चारों पांचों इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है। तो अनुच्छेद 243 ये पंचायती राज का उल्लेख इसमें किया गया है और नगर पालिका का उल्लेख भी इसी के अंतर्गत 243 के अंतर्गत ही आता है। नगर पालिका और सहकारी समिति का उल्लेख भी 243 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 279A, अनुच्छेद 279A में जीएसटी का उल्लेख किया गया है, अभी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 332 के अंतर्गत विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। तो दोनों याद रखना है। लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान अनुच्छेद 330 में और अनुच्छेद 332 में विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 333 में राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी दी गई, यानी कि UPSC के बारे में जानकारी अनुच्छेद 315 में दी गई है। अनुच्छेद 316 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल के बारे में जानकारी दी गई है। 317 में UPSC के सदस्यों का निलंबन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और 318 में UPSC के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 352 ये इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानकारी दी गई है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में जानकारी दी गई है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में जानकारी दी गई है। अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में जानकारी दी गई है। ये कुछ बच गए थे इससे पहले के, तो देख लीजिए। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा के बारे में आपसे पूछा गया था ये प्रश्न। ग्राम सभा के बारे में जानकारी अनुच्छेद 243A में दिया गया है। ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी 243B में दिया गया है। अनुच्छेद 39A में मुफ्त कानूनी सलाह के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये थे अनुच्छेद से संबंधित जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है। कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो पहले 7 थे, अब कितने हो गए? अब 6 हो गए हैं। कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसके बारे में जानकारी दी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में जानकारी अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में जानकारी अनुच्छेद 23 और 24 में दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसके बारे में जानकारी दी गई है। और शिक्षा तथा संस्कृत का अधिकार, इसके बारे में जानकारी अनुच्छेद 29 और 30 में दी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में जानकारी अनुच्छेद 32 में दी गई है। तो 30 के बाद 32 आ गया है, 31 नहीं है। 31 क्या था? तो अनुच्छेद 31 जो 7वां मूल अधिकार था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को अब
मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और 300A के अंतर्गत इसको रखा गया। अनुच्छेद 300A के अंतर्गत अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत किसको रख दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले कौन सा अधिकार था, पहले यह मूल अधिकार था, अब कौन सा हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। तो आपको याद रखना है कुल कितने मूल अधिकार हैं वर्तमान समय में, 6 मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मूल अधिकार हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं, तो मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A में इसको दर्शाया गया और अनुच्छेद 51A में इसको बताया गया है। किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था, तो डॉक्टर P.K. थुंगन समिति ने, इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव राव समिति द्वारा दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट थे। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो जो संविधान संशोधन यानी संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।